ये कहानी डायना नाम की एक ऐसी लेडी की है जिसका पति पाउलो उसको उतना सुख नहीं दे पाता है जितना वो चाहती है। इसलिए वो उस सुख को पाने के लिए गैर मर्दों के पास जाती है और गैर मर्दों के साथ बेड पर गुजारे लम्हों को वो अपने पति पाउलो से साझा करती है। फिर उसका पति पाउलो उसके साथ क्या करता है इसे देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। कहानी की शुरुआत में ही डायना अपनी दोस्त भोसड़ाना को एक दुख भरा खत लिखती है। खत में वो अपनी दोस्त भोसड़ाना को गाली देते हुए लिखती है कि हरामखोर, तूने मेरी शादी कैसे ठंडे मर्द से करवा दी जो मेरी आग बुझा नहीं पाता है और मेरे नाजुक अंगों को सहला नहीं पाता है, और इस चक्कर में मैं तमाम मर्दों के केले खा चुकी हूँ जो मुझे कालगर्स की तरह बेड पर रोनते हैं, जिसके बाद मुझे बहुत ही दर्द होता है और अब मैं इन सब से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं अपना पसीना बस एक ही मर्द से निकलवाना चाहती हूँ जो मुझे प्यार से मजा दे और मेरी फीलिंग को समझे। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर पाउलो, ठंडा और डायना एक रंगीन पार्टी में होती है। पाउलो एक कुर्सी पर बैठा हुआ किसी और से बात कर रहा होता है, वहीं डायना एक शराब का प्याला लिए अकेली खड़ी होती है। पर कहते हैं ना कि हीरे की परख चोरी ही कर सकता है। पार्टी में आए अल्फांसो बेला नाम के शख्स की निगाह जब डायना पर पड़ती है तो वो उसको शराबी निगाह से देखता है। अल्फांसो डायना से नजदीकियां बनाने के लिए उसे अपने साथ लुंगी डांस करने को कहता है। डायना तुरंत डांस करने के लिए हाँ कर देती है। अल्फांसो बेलन डांस करता हुआ डायना से कहता है, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी कुंवारी हो, तुम्हें वैसा मर्द नहीं मिला जो तुम्हारी वदन की सिलवटों को निकाल सके, पर मैं निकाल सकता हूँ अगर तुम मुझे मौका दो तो। डायना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अल्फांसो बेलन कहता है कि मैं औरत की निगाह से निगाह मिलाकर बता सकता हूँ कि वो क्या चाहती है। इसके बाद डायना अल्फांसो बेलन से अपना पीछा छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है, पर पीछे पीछे अल्फांसो बेलन भी बाथरूम में पहुंच जाता है और डायना से नजदीकियां बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही अल्फांसो बेलन डायना को अपना बेलन देने वाला होता है तभी डायना का पति पाउलो दरवाजे पर दस्तक दे देता है। डायना बाथरूम से जाते हुए अल्फांसो से कहती है कि मैं तुम्हें एक बार मौका जरूर दूंगी। अल्फांसो कहता है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इसके बाद पाउलो और डायना पार्टी करके अपने घर लौट रहे होते हैं तो पाउलो डायना से पूछता है कि तुम इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही थी। तो डायना कहती है कि मैं एक आदमी के साथ मजा कर रही थी, वो आदमी मुझे पूरा जोश चढ़ा चुका था और मैं जोश में अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी। वो आदमी बस मुझे मजा ही देने वाला था, पर तभी तुम आ गए और सारा मजा किरकिरा कर दिया। पाउलो कहता है कि मुझे एक लंबे हथियार वाला गधा खरीद कर लाना पड़ेगा, वही तुम्हारे होल का झोल निकाल देगा और तुम्हारी जिस्म की आग को ऐसा बुझा देगा जो दोबारा कभी जले नहीं। तो डायना कहती है कि ओह पाउलो, जान से मारने का इरादा है क्या। असल में पाउलो को डायना की ये सब बातें मजाक लगती हैं, इसलिए पाउलो डायना को कुछ नहीं कहता। अगली सुबह डायना उठती हुई पाउलो के नागराज को जगाती है तो पाउलो मस्ती में कहता है कि बहन की लौड़ी, ये पाउलो का नागराज है, कोई रामपुरिया नवाब का नहीं जो हर वक्त सीमा पर खड़ा रहे। डायना मन ही मन कहती है कि काश ऐसा होता। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है डायना एक बस में सवार होकर अपने काम पर जा रही होती है और साथ में बस में सवार लोगों को मजा भी दे रही होती है। फिर डायना अपनी साइड बदल कर दूसरी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर काले भाई डायना के गदगदाते पिछवाड़े को देखकर जोश में आ जाते हैं और खड़े होकर डायना से कहते हैं, मैडम आप मेरी कुर्सी पर बैठ सकती हो। डायना कहती है कि शुक्रिया आपका, पर मुझे खड़े खड़े में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। काले भाई इरादा बदलते हुए कहते हैं कि मैं खड़े खड़े में ही इससे ज्यादा मजा दे सकता हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर डायना काले भाई से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम मार्ली बताता है। डायना मार्ली से कहती है कि तुम जैसे लुंडे मुझे मजा क्या दोगे, मेरे सामान का भी बाल सीधा नहीं होगा तुमसे। मार्ली कहता है कि बिना जुगाड़ करवाए आप कैसे कह सकती हैं कि हम तुम्हें मजा नहीं दे सकते, एक बार ट्राई करके तो देखो। लेने देने की बात करने की वजह से मार्ली का पप्पू सरिया की तरह सीधा हो जाता है, पर तभी बस में ब्रेक लगते हैं जिससे मार्ली का पप्पू डायना के गदगदाते पिछवाड़े में जा घुसता है, जिससे डायना को बहुत ही मजा आता है। डायना बस में से उतरने से पहले मार्ली से कहती है, मार्ली मैं तुम्हें एक बार मारने का मौका जरूर दूंगी। मार्ली कहता है कि मैं इसे अपनी किस्मत समझूंगा। फिर डायना बस में से उतर जाती है। डायना चोली चड्डी बेचने वाली एक गारमेंट में काम करती है, वहाँ पर उसकी दोस्त लैला भी काम करती है। लैला और गारमेंट्स मालिक सिल्बो का आपस में टाका भिड़ा हुआ है। जैसे ही लैला काम पर आती है तभी सिल्बो उसे एक रूम में ले जाता है और उसका गेम बजाना शुरू करता है। डायना ये सब नजारा देख रही होती है। लैला सिल्वो से जब अपना गेम बजवाकर डायना के पास आती है तो डायना लैला से पूछती है कि ये बुढ़ाऊ तुम्हें क्या मजा देता होगा, खुद तो एकदम ठंडा हो जाता होगा और तुम्हें एकदम गर्म कर देता होगा। तो लैला कहती है कि डायना एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये बुढ़ाऊ कितना ठंडा है या कितना गर्म। शायद ही मेरा पति मुझे इतना
मजा दे पाए जितना मजा ये बुढ़ाऊ देता है। साला सामान को ही सुझा डालता है। तभी डायना की छोटी बहन नादिया आती है। नादिया डायना से कहती है कि अपनी आंट मार्कोंडी का वेनिस में देहांत हो चुका है, तुम्हें उनकी मैयत में जाना पड़ेगा। इसके बाद डायना अपने बॉस सिल्वो से वेनिस जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी मांगती है। सिल्वो खुशी खुशी डायना को 2 दिन की छुट्टी दे देता है। डायना वेनिस जाने से पहले पाउलो से कुछ करवाना चाहती है, इसलिए वो टीवी पर जोनी भैया की फिल्म लगा देती है और पाउलो से कहती है कि आज मुझे वैसा ही मजा चाहिए जैसे जोनी भैया देते हैं। पाउलो कहता है कि आज मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें उससे भी ज्यादा मजा देने की, जो तुम हमेशा याद रखोगी। और फिर पाउलो रामपुरिया नवाब की तरह डायना पर चढ़ जाता है। डायना पाउलो से मजा लेने के बाद ट्रेन से सफर करती हुई वेनिस शहर पहुंचती है, जहां पर एक हॉल में तमाम लोग कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। एक लेडी वकील मार्कोंडी आंटी का वसीयतनामा पढ़ रही होती है। यहीं पर मार्को नाम के शख्स की निगाह डायना पर पड़ती है। वो डायना को कटीली निगाह से देखता है। डायना भी कुछ कम नहीं होती, वो भी मार्को को नजरों से पूरा मजा दे रही होती है। और यहीं पर पता चलता है कि मार्कोंडी आंटी ने डायना के नाम एक बंगला किया है। इस बात से डायना बहुत खुश होती है और उस वसीयतनामे पर अपने साइन करती है। इसके बाद मार्को डायना को अपने साथ वेनिस शहर में घुमाता है। डायना को वेनिस में घुमाते घुमाते एक खोपचे में ले जाकर उसका गेम बजाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ से 2 नन गुजरती हुई कहती हैं कि वेनिस शहर में सरेआम टपाटप। ये सुनते ही डायना और मार्को अलग हो जाते हैं और डायना मार्को को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। मार्को आज सही करके डायना की आंख को नहीं बुझा पाया था और डायना की आंख को भड़का दिया था, इसलिए डायना अपनी मरहूम आंट मार्कोंडी की न्यूड वाली फोटो देखती है। तभी उसे अल्फांसो बेलन से किया हुआ वादा याद आता है, जो कहानी की शुरुआत में बाथरूम में क्या होता है कि तुम्हें एक बार मौका जरूर दूंगी। तभी डायना अल्फांसो बेलन पर कॉल लगाती है और बात करने पर पता चलता है कि अल्फांसो बेलन वेनिस शहर में ही रहता है। फिर डायना अल्फांसो से मिलने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और अल्फांसो के घर जा पहुंचती है। बस कुछ ही देर की वार्तालाप के बाद अल्फांसो बेलन डायना को अपना बेलन थमा देता है, जिसके लिए डायना तड़प रही थी। डायना अल्फांसो से संतुष्ट होकर वेनिस शहर से अपने घर लौटती है, जहाँ टीवी पर जोनी भैया की फिल्म चल रही होती है। डायना अपने पति पाउलो को जोश में लाने के लिए वेनिस में गुजरे मार्को और अल्फांसो के साथ मजा लेने के किस्से सुनाती है। डायना पाउलो को बताती है कि वेनिस में उसे मार्को नाम का एक शख्स मिला, जिसने उसे कुछ ज्यादा मजा नहीं दिया। फिर उसने अपने पुराने यार अल्फांसो बेलन पर कॉल लगाया, जिसे उसने एक बार देने का वादा किया था। फिर मैं उसके पास गई, उसने मेरी गर्दन पर एक जोरदार चुम्बन किया। डायना की चुम्बन की बात सुनते ही पाउलो की खोपड़ी सनक जाती है। वो तुरंत डायना की गर्दन पर देखता है तो सच में चुम्बन का एक गोलमोल निशान होता है, जिसे देखते ही पाउलो का सनी देओल एकदम जाग जाता है। वो डायना पर चिल्लाता हुआ कहता है कि बहन का लौड़ा, जिसे आज तक हम झूठ समझ रहे थे, वो तो सब कुछ सच निकला। और आगे पाउलो डायना के गाल पर एक थप्पड़ रसीद करता हुआ कहता है, निकल जा बहन की लोड़ी, मुझे ऐसी चालू औरत की कोई जरूरत नहीं है जो दुनियादारी में जुगाड़ करवाती फिरे। अगले दिन डायना अपनी छोटी बहन नादिया से मिलने उसके जिम जाती है। उससे पाउलो से हुए झगड़े के बारे में बताती है। नादिया डायना से कहती है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो तुम्हें पाउलो को गैर मर्दों के साथ मजा लेने के किस्से सुनाने की क्या जरूरत थी। अगर पाउलो को गर्म ही करना था तो उसे जोनी भैया की फिल्म दिखा देती। डायना कहती है कि जुगाड़बाजी के किस्से सुनाने से कुछ नहीं हुआ, बात तो खराब गर्दन पर बने चुम्मे से हो गई। नादिया आगे कहती है, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। डायना कहती है कि वो पाउलो से बहुत मोहब्बत करती है, वो उसे नहीं खो सकती, इसलिए तुम एक बार पाउलो को मेरे लिए जाकर मनाओ और पाउलो से कहो कि डायना आपसे कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें बुरा लगे। और फिर अगले दिन नादिया पाउलो को राजी करने के लिए उसके घर पहुंचती है। नादिया पाउलो से कहती है, जीजा जी, डायना को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अब से वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी। पाउलो कहता है, पता नहीं कितनों से अपना गेम बजवा चुकी थी, इसलिए साला उसके साथ मजा करने में भी कोई मजा नहीं आता था। नादिया कहती है, जीजा जी, आज मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे मजा नहीं आता। फिर नादिया पाउलो के साथ जुगाड़बाजी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है, पर बीच में ही पाउलो अपनी इज्जत बचाता हुआ नादिया से कहता है, अगर देने का है इतना ही शौक है तो दोनों बहनें किसी चकले पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ पर कमाई भी होगी और नए नए किलो के मजा भी मिलेगा। इससे नादिया गुस्सा हो जाती है। वो पाउलो से कहती है कि तुम एक नामर्द हो और एक नामर्द की बीवी ऐसे ही गैर मर्दों से जुगाड़ करवाती है और करवाती रहेगी। और ये बात कहकर नादिया पाउलो के घर से चली जाती है। डायना दुनियादारी की सारी टेंशन को बुलाकर नादिया और लैला के साथ एक रंगीन पार्टी में पहुंचती है, जहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। इसी पार्टी में ही डायना को बस वाला मार्ली मिलता है, जिससे डायना ने 61-62 करवाने का वादा किया था। फिर मार्ली वक्त न गवाते हुए डायना के गन्ने के खेत की जुताई करना शुरू कर देता है। असल में मार्ली डायना के गन्ने की
खेत की जुताई इतनी बुरी तरीके से कर देता है जिससे डायना को चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। और अब इस बात को गुजरे हुए कई महीने हो चुके होते हैं। पाउलो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका होता है। उसे कहीं ना कहीं डायना की याद आ रही होती है और उधर डायना को भी अब समझ आ चुका होता है कि उसने जो किया एकदम गलत किया। उसे जोश में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना था जिससे पाउलो के साथ रिश्ते खराब होते। इसके बाद डायना और पाउलो एक गाड़ी में होते हैं। डायना पाउलो से दूसरे मर्दों के साथ मजा लेने की माफी मांग चुकी होती है। पाउलो डायना को यह कहकर माफ कर देता है कि ऐसा भरी जवानी में हो जाता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और इसको सोचते हुए मैं भी अपना इलाज हकीम जी से करवा चुका हूँ जिन्होंने मेरे पप्पू को लोहा बना दिया है। और दोस्तों यहीं पर आकर ही कहानी का अंत हो जाता है।